मतलब भौगोलिक रहस्यों से भरा हुआ है। जी, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज की हमारी इस गहन चर्चा का बिल्कुल यही विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दक्षिण भारत का भूगोल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे के विज्ञान को समझ लें तो ये मतलब एक बेहद रोमांचक कहानी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि तथ्यों को बिना सोचे समझे रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है उनके पीछे के प्राकृतिक कारणों को समझना। राइट। जब कोई ये समझ लेता है कि कोई पहाड़ विशेष रूप से वहां क्यों खड़ा है, या उसका आकार वैसा क्यों है, या कोई नदी उसे कैसे काट रही है, जी, तब वे तथ्य दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाते हैं। फिर परीक्षा में किसी भी तरह से घुमाकर सवाल पूछा जाए, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती। एकदम सही कहा आपने। तो इसी बात पर उस अभेद्य दीवार वाले उदाहरण से ही शुरुआत करते हैं। पश्चिमी घाट। हाँ, भारत के पश्चिमी तट की रक्षा करने वाली वो विशाल दीवार जिसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। अगर हम इसके विस्तार को देखें तो ये उत्तर में गुजरात की ताप्ती नदी की घाटी से शुरू होकर सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक चली जाती है। और ये छोटी मोटी दीवार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरे 6 राज्यों की सीमाओं को छूती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये श्रृंखला एक निरंतर रेखा की तरह है, मतलब एक एस्कार्पमेंट की तरह। एस्कार्पमेंट। हाँ, भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी घाट कोई साधारण वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन नहीं है, जैसे कि हिमालय। अच्छा, तो फिर ये कैसे बने? जब गोंडवानालैंड टूट रहा था ना, तब भारतीय प्लेट के खिसकने से जो भ्रंश या दरार पैदा हुई, उसी के कारण ये सीधा खड़ा कगार बन गया। ओह, तो इसीलिए ये दीवार इतनी निरंतर है। बिल्कुल, इसे पार करना इतना मुश्किल है कि प्राचीन काल में भी व्यापार या सेनाओं की आवाजाही के लिए लोगों को दर्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब इसे एक वीआईपी सुरक्षा दीवार की तरह देखा जा सकता है। हर कोई कहीं से भी अंदर नहीं आ सकता। सही कहा। आपको वीआईपी गेट यानी उन प्राकृतिक दर्रों से ही गुजरना होगा, जैसे कि महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दर्रे हैं। जी। लेकिन पश्चिमी घाट की इस दीवार में कुछ बहुत ही अजीब चीजें भी हैं। जैसे एक सवाल है मेरे मन में, कर्नाटक की एक चोटी का नाम कुद्रेमुख क्यों है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये नाम पूरी तरह से इसकी भौगोलिक आकृति से जुड़ा है। आकृति से? हाँ, स्थानीय कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा और मुख का अर्थ है चेहरा। अरे वाह। जी, अगर इस चोटी को दूर से एक विशेष कोण से देखा जाए तो इसकी आकृति बिल्कुल एक घोड़े के मुंह जैसी दिखाई देती है। क्या बात है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इसकी आकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण इसके भीतर छिपा खजाना है। आप लौह अयस्क यानी आयरन ओर की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल। कुद्रेमुख का पूरा इलाका अपने बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि दशकों तक यहाँ से निकाला गया लोहा मंगलुरु बंदरगाह के रास्ते निर्यात होता रहा है। जी, और एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो मतलब घोड़े के चेहरे वाली पहाड़ी याद आए तो उसके अंदर का लोहा भी याद आना चाहिए। एकदम सही। बहुत बढ़िया। अब जब हम इन चोटियों की बात कर ही रहे हैं तो परीक्षाओं के उस सबसे पसंदीदा सवाल को लेते हैं। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब है अनामुडी। राइट, अनामुडी 2695 मीटर्स ऊंची है ये और केरल राज्य में स्थित है। जी, ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे तो मतलब पत्थर पर उकेर लेना चाहिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और पश्चिमी घाट में राज्यों के अनुसार भी सबसे ऊंची चोटियों का डेटा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की बात करें? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। अच्छा, कलसुबाई? हाँ, कलसुबाई को अक्सर महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और अगर कर्नाटक की बात करें? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है, जो कि बाबा बुदन पहाड़ियों का हिस्सा है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, इनकी तो अपनी एक अलग ही कहानी है ना? जी बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले सूफी संत बाबा बुदन यमन से कॉफी के 7 बीज छिपाकर लाए थे और उन्होंने भारत में सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों पर उन्हें बोया था। हाँ, और आज भी एक क्षेत्र भारत में बेहतरीन कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये सच में कमाल है कि कैसे भूगोल, कृषि और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो भारत का प्रायद्वीपीय भूगोल सिर्फ पश्चिमी घाट की इस दीवार तक सीमित नहीं है। अगर पश्चिम में एक मजबूत दीवार है
तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है। हाँ, और यहीं से चर्चा में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि पश्चिमी घाट लगातार है तो कोई भी छात्र यही सोचेगा कि पूर्वी घाट भी वैसी ही एक समानांतर दीवार होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। पूर्वी घाट बहुत ज्यादा कटा-छटा और टूटा हुआ है। विस्तार तो इसका ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, लेकिन ये लगातार नहीं है। और इसके पीछे का भौगोलिक विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। तो ये टूटा हुआ क्यों है? इसका जवाब दक्कन के पठार के ढलान में छिपा है। अच्छा जी, पूरा प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम से पूर्व की ओर हल्का सा झुका हुआ है। ढलान पूर्व की तरफ है। राइट। और इसी ढलान के कारण महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां